जो क्वेश्चन करने जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो उसी उसी सीरीज से पूछे जाते हैं आपसे कि हाँ, अगर आपने पहले डाला हुआ कि मैं तुर्की गया हूँ तो आपसे तुर्की के बारे में सब पूछ लें। उसके बाद फिर वो आपके पासपोर्ट को भी देखें, मीनवाइल चेक करता रहता है, कंप्यूटर पे कुछ टाइप भी करता रहता है। तो जिस सीरीज के हिसाब से आप गए हैं, जिस मुल्क में, 1 में गए हैं, 2 में गए हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिस सीरीज़ में मैं उन तमाम मुल्कों के विज़िट वीज़ा के बारे में आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिनको मैंने विज़िट किया हुआ है। दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है, एक लंबी जर्नी है जो मैंने तय की है। तकरीबन 10 साल लगे मुझे इस जर्नी को तय करने में, और अब तक ये जर्नी आगे जारी है। इंशाल्लाह और भी मज़ीद मुल्कों की तरफ हमने जाना है। तो आज जिस मुल्क के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूँ, वो एक हार्ट फेवरेट मुल्क है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर कोई ये चाहता है कि उसे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का वीज़ा यानी कि विज़िट वीज़ा, B1 B2 जिसे कहते हैं। कैटेगरी है इसकी, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं अमेरिका के वीज़ा की। उसमें जो विज़िट वीज़ा वाली जो कैटेगरी है उसमें B1 B2 है। B1 B2 इसमें बिज़नेस और विज़िट दोनों के दोनों कवर होते हैं। लेकिन जब वीज़ा लग के आता है, स्टिकर लग के आता है, तो उसपे B1 B2 यानी दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। चाहे आपने इसको विज़िट के लिए अप्लाई किया हो या आपने इसको बिज़नेस के लिए अप्लाई किया हो, दोनों में विज़िट वीज़ा आपको मिलता है। दोस्तों, अमेरिका की वीज़ा की खासियत ये है कि आपको अमेरिका का वीज़ा 5 साल के लिए मिलता है, अच्छा। जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है। और 5 साल के लिए मल्टीपल मिलता है आपको। मल्टीपल का मतलब ये है कि आप उसमें 5 सालों में कई मर्तबा अमेरिका जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। एक दफ़ा अमेरिका जाने चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपको कम से कम एक दफ़ा में 6 महीने आप रह सकते हैं। यानी 6 महीने से पहले आपको वहाँ से एक दफ़ा एग्ज़िट करना होगा, दोबारा वहाँ जाने के लिए। 5 साल का अगर आपका पासपोर्ट इस 5 साल के दौरान एक्सपायर हो जाता है। मिसाल, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2022 में, तो मेरे पासपोर्ट में सिर्फ 1 साल रहता था एक्सपायर होने में। 2023 में मेरा पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर हो रहा था। तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मुझे मिल गया। और जब मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो मेरा पुराने पासपोर्ट में जो मेरा वीज़ा है, उस पर मैं अब उसको ट्रैवल उस वक्त तक कर सकता हूँ जब तक कि मेरा वीज़ा, यानी कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया लेकिन वीज़ा एक्सपायर नहीं होता। पुराने पासपोर्ट को आपने सिर्फ अपने नए पासपोर्ट के साथ रखना होता है, जिसकी वजह से आप जब भी चाहें अमेरिका जा सकते हैं। रिसेंटली मैं जो दोबारा अमेरिका पुराने पासपोर्ट को साथ लेकर 160 फिल करने से पहले आप ज़हनी तौर पर तैयार हों कि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। और उस मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो DS-160 फॉर्म है। अगर आप DS-160 फॉर्म को समझकर सही तरीके से फिल कर लेंगे तो यकीन जानें कि इंटरव्यू के दिन आपके लिए इंटरव्यू अटेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लोग इंटरव्यू वाले दिन परेशान इस वजह से हो जाते हैं कि उन्होंने DS-160 फॉर्म किसी और से फिल करवाया हुआ होता है, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऑफिसर उनसे DS-160 के रिलेटेड सारे सवालात पूछता है और उनको उस किसी सवाल का जवाब पता ही नहीं होता। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। पे हम अच्छे से ओवरकम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए वीज़ा जो है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले तो ये है कि देखें, अमेरिका का जो वीज़ा है वो एक इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं, इंटरव्यू बेस्ड और पेपर बेस्ड। तो अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो आपसे किसी भी किस्म का कोई पेपर नहीं माँगता। जी, कोई भी पेपर आपसे अमेरिका नहीं माँगता। अक्सर ऐसा होता है कि वो गलत जवाब दे रहे होते हैं। नहीं। सिर्फ एक फॉर्म होता है DS-160, उस फॉर्म को अगर आप सही तरीके से फिल कर लेंगे तो आपके लिए ये वीज़ा बहुत ही आसान हो जाएगा। छोटी सी मिसाल में प्लम्बर हैं आप एक, और आपने DS-160 फॉर्म में आपने लिखा हुआ है प्लम्बर है। तो जब आपसे पूछता है कि आप करते क्या हैं तो आप कहें जी मैं तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, और पता नहीं कि आपके वर्कर कितने हैं। तो कोशिश ये करें कि DS-160 फॉर्म फिल करते हुए सबसे पहले तो आप तमाम चीज़ों को बिल्कुल सच लिखें। देखें, अमेरिकन जो है ना वो सच को बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। जब उन्होंने मुझसे एक खास मेरे इंटरव्यू के दौरान एक खास वीज़े पे जाके पूछा कि ये वीज़ा आपने क्यों लगवाया और आप यहाँ पे क्यों गए थे, जो कि शेंजन का वीज़ा था। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। अच्छा। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर थी, तो मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस तो किसी और मुल्क में थी।
तो वीज़ा मैंने किसी और मुल्क से अप्लाई किया था, तो मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस वहाँ पर थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कॉन्फ्रेंस वहाँ पर थी तो आपने इस शेंजन स्टेट से वीज़ा क्यों अप्लाई किया? तो मेरे पास उसका रीज़न था। रीज़न ये था कि जिस मुल्क में उस वक़्त कॉन्फ्रेंस थी, उस मुल्क का वीज़ा सेक्शन था वो पाकिस्तान में बंद था। और इसके अलावा जो बाकी इसलिए मैंने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर नहीं सका, काउंसलर सेक्शन ही बंद था। तो मैंने उसको बता दिया कि वहाँ चूँकि काउंसलर सेक्शन उनका पाकिस्तान के लिए बंद था, इसलिए मैंने दूसरे मुल्क में जाके वीज़ा अप्लाई किया। तो जिससे वो बिल्कुल सैटिस्फाइड हो गए और उसने इस बारे में दोबारा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। यानी मैं आपको क्या बताना ये चाह रहा हूँ कि DS 160 में जो चीज़ आपने लिखी है, वो आपको ज़ुबानी रटी हुई होनी चाहिए। आपको एक-एक चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने कौन से सवाल का कौन-सा जवाब दिया। आपने पार कोई और रास्ता है? मिसाल अगर आपने उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे आपके अब 3 हो गए हैं, तो आप तो जाके वही बताएँगे जी मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 2 बच्चे शो हो रहे होंगे, तो फिर आपने उसकी रीज़न देनी होगी। आप उससे अपने ये जब आपसे ये पूछें कि आप कितने बच्चे हैं, तो आप ये कहेंगे कि जी जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था, ज़ाहिर है 1 साल पहले या 6 महीने पहले फिल किया था, क्योंकि डेट काफ़ी लेट मिलती है इंटरव्यू की। उस वक़्त मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन अब मेरे 3 बच्चे हैं और उसका कोई अगर सबूत आपके पास है, यानी कि बर्थ सर्टिफ़िकेट वगैरह साथ दिखा लें, माँगेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपके पास होना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया, आपकी फैमिली के बारे में बता दिया, आपकी अर्निंग के बारे में आपसे पूछेंगे, भई आपकी जो है ना अर्निंग कितनी है? तो आपने यहाँ पर DS 160 फॉर्म में अपनी अर्निंग लिखी हुई होगी ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पर मंथ में क्या कमाता हूँ, क्या है। अच्छा फिर इसमें DS 160 फॉर्म में एक चीज़ होती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूरी लिखी हुई होती है। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कौन-कौन सी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इसमें शो की हुई है। वो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने 4 साल पहले मैं क्या करता था, 5 साल पहले मैं क्या करता था, 2 साल पहले मैं क्या कर रहा हूँ। इस वक़्त जो मेरी करंट पोज़ीशन है वो मैं क्या हूँ। अच्छा उसमें एक सेक्शन ये भी होता है कि अपनी जॉब जो आपने इसमें शो की है कि मैं ऐसे फलाँ-फलाँ ये जॉब करता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, यानी कि उस जॉब में आप क्या करते हैं? और अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आपसे भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं कि भई आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? तो आपने ये नहीं कहना कि बस ठीक है जी, मैं तो सिर्फ़ जो है ना वो एक किसी कंपनी में प्राइवेट मुलाज़िम नहीं, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए अच्छा। कि भई मैं अपनी जो मेरी जॉब है, मैं एक एरिया मैनेजर हूँ, मैं या एक सुपरवाइज़र हूँ, मैं एक हॉस्पिटल चीफ मैनेजर हूँ, जो भी हूँ मैं, तो उसमें मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या? वो काम क्या-क्या है जो मुझे करने होते हैं? अगर ये चीज़ें आपने सही से लिखी होंगी अपने DS 160 फॉर्म में, तो आपको वो बिल्कुल ज़ुबानी याद होंगे और आप वहाँ जाके बता सकते हैं। इसी तरह इस फॉर्म को फिल करने करते-करते आपको कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, जिसके बारे में आपको मतलब मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि वो एक पहले आपसे एक दफ़ा पूछ लेंगे आपकी शादी कब हुई और उसके बाद फिर अब हो सकता है अगला सवाल ये भी हो कि भई आपकी शादी को कितने साल हो गए। यानी कि दोनों सवाल एक जैसे हैं, लेकिन वो ट्रिक करके आपसे पूछते हैं कि आपने जो पहले जवाब दिया हुआ है वही जवाब वो दोबारा देते हैं या इसमें कोई डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो बंदा खुद अपना फॉर्म फिल किया होगा, जिसने जिसने खुद बैठ के करवाया होगा अपने सामने, सारी चीज़ें सही से लिखी होंगी तो उसको तो सारी चीज़ों का पता है। लेकिन जिसने अपना फॉर्म खुद फिल नहीं किया होगा या किसी से करवाया होगा और करवाया होगा तो उसको पता ही नहीं होगा उसने क्या फिल किया, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएँगी। तो इस तरह DS 160 फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद उसके बाद ये इसके अच्छा इसकी डिटेल मैं ज़्यादा मैं इसलिए नहीं जानना चाह रहा कि DS 160 वीडियोज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। वो आप लोगों को सारा पता है कि वो किस तरह जाके उसका अकाउंट बनता है और किस तरह जाके अपना फॉर्म फिल करना है। मेरा सिर्फ़ मकसद आप लोगों को बताने का ये था कि इन चीज़ों का अगर आप जितना ट्रुथफुली होकर जवाब देंगे DS 160 को जितना ट्रुथफुली होकर आप उसको फिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आपके इंटरव्यू में जाके फ़ायदे होने वाले हैं। एक बार जब आपने DS 160 फॉर्म फिल कर लिया, अच्छा उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको अमेरिका के बारे में लिखना होगा कि आपने वहाँ पे किस स्टेट में जाना है, किस सिटी में जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है। उसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल आनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको कि मैंने फलाँ-फलाँ मैंने न्यूयॉर्क जाना है, मैंने वाशिंगटन जाना है, मैंने सैन फ्रांसिस्को जाना है या मैंने शिकागो जाना है, जहाँ भी मैंने जाना है या मैंने बफ़लो जाना है, जाके मैंने नायग्रा फॉल देखनी है। उसका आपको पता होना चाहिए कि मैंने जाके बफ़लो में जाके करना क्या है, मैंने नायग्रा फॉल देखनी है, मैंने न्यूयॉर्क में जाके देखना क्या है, मैंने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखना है, मैंने वहाँ पे जाके टाइम्स स्क्वायर देखना है, मैंने वाशिंगटन डीसी में जाकर व्हाइट हाउस देखना है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने शिकागो में जाकर क्या देखना है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो आपसे एक ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने किस गुज़श्ता 10 सालों में आप कौन-कौन से मुल्क में गए हैं। तो दोस्तों उस मुल्क का आपको बिल्कुल उस तरह से इसको सीरियल वाइज़ इसको डालना है, जिस तरह जिस आप मुल्क में गए। मिसाल 2013 में आप दुबई गए हैं, तो आपको इसमें दुबई लिखना है। 2014 में आप जिस मुल्क में गए वो लिखना है, 15, 16 सब इस सीरीज़ से आपने इसको फ़िल करना है। लोग क्या करते हैं कि हाँ, मैं साल पहले मैं कनाडा गया तो कनाडा लिख दो। और 8 साल पहले मैं उधर गया था वो नहीं, ऐसा नहीं। आपने उसको उस सीरीज़ के अंदर लेके लेके चलना है। क्योंकि मैंने
क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो उसी उसी सीरीज से पूछे जाते हैं आपसे कि हाँ, अगर आपने पहले डाला हुआ कि मैं तुर्की गया हूँ तो वो आपसे तुर्की के बारे में सब पूछ ले। उसके बाद फिर वो आपके पासपोर्ट को भी देखें, मीनवाइल ये चेक करता रहता है, कंप्यूटर पे कुछ टाइप भी करता रहता है। तो जिस सीरीज के हिसाब से आप गए हैं, जिस मुल्क में, 1 में गए हैं, 2 में गए हैं, 10 में गए हैं, आपने उस सीरीज के हिसाब से फॉर्म के अंदर फिल करना है और उसी हिसाब से आपने अपने आप को रेडी रखना है उस मुल्क के बारे में, सवालों के बारे में। किसी भी मुल्क के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप इस मुल्क में क्यों गए थे? इस मुल्क में आप कहाँ-कहाँ गए थे? और इवन कि वो आपसे ये पूछेगा कि इस मुल्क में आप कब गए थे? आपको तारीख भी याद होनी चाहिए। देखिए इंटरव्यू का मतलब ये होता है, बीएस 160 का काम ये होता है, जो-जो आपने उसके अंदर लिखा है वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। वो उसी वक़्त होगा जब आपने अपने डीएस 160 को थॉरोली पढ़ा होगा, देखा होगा, उसको आपने स्टडी किया होगा, तब जाके आप वो बता सकते हैं। और फिर अक्सर जो है ना आपको जाता है रीस फॉर्म के अंदर कि आपके साथ कौन जाने वाला है, आपकी वाइफ जा रही है, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो उसका भी आपने बिल्कुल ट्रूथफुली आंसर देना है कि हाँ, मेरे साथ अगर कोई जा रहा है या मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरह से इसको पहले प्लान कर लेंगे कि भई हाँ, आज मैं डीएस 160 फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट आपके सामने होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी सारी की सारी चीज़ें आपके सामने जो-जो चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं, अगर उनके सबके सबूत आपके सामने लिखे पड़े हुए होंगे, आप उस हिसाब से उसको फिल कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आप ऐसी वो उसमें मिस करेंगे जो कि उसमें आपको जो उसमें आपको जो है ना आगे जाके तंग करने वाली होगी। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, सारी चीज़ें सीरियल में होंगी, तो सारी चीज़ें आप उसी हिसाब से उसको सीरियल वाइज़ उसको फ़िल करते जाएँगे। और फ़िल करने के बाद फिर आपको पता है, फ़िल करने के बाद आपने एक ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा करनी होती है, वही $160 में। आज से जब 4 साल, 5 साल पहले मैंने की थी तब भी यही था। आज भी वही $160। ये और बात है कि उस ज़माने में डॉलर जो था वो कोई ₹150 का था और आजकल डॉलर जो है वो आपके सामने 280, 275 करीब है। तो डॉलर्स वही हैं, लेकिन पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में बढ़ जाते हैं। उस ज़माने में कुछ मैंने 24-25 हज़ार रुपए जमा किए थे, आजकल शायद 40,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह करके वो सारी चीज़ें चलती हैं।